Assalamu alaikum dear students. We are learning today the nuclear fission, the nuclear reaction and so on. So आज का ये लेक्चर आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। और ये लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बोर्ड इंटर क्लास का 21 चैप्टर, सिंध टेक्स्ट बोर्ड जाम शोरो का 20 और मैट्रिक क्लास में अगर देखें तो मैट्रिक क्लास में भी ये 20 चैप्टर है। ठीक है, उसी के टॉपिक हैं। तो ये इंशाल्लाह आप इस लेक्चर के अंदर ये तीनों बोर्ड्स आपके कवर होंगे। आज हम न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे न्यूक्लियर फिजन ही ऐसा लेक्चर है, ऐसा टॉपिक है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन हम डिस्कस करेंगे बट नॉट इन डिटेल। सो न्यूक्लियर फिजन है क्या? देखें, न्यूक्लियर फिजन डिस्कवर्ड किया दो साइंटिस्ट थे और उन दो साइंटिस्ट का नाम था डियर स्टूडेंट्स, एक तो ओटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। ठीक है, ओटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था। अब किस तरह से डिस्कवर किया, इसकी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट बुक्स के अंदर लिखी हुई हैं। वो आज हमारा टॉपिक नहीं है कि किस तरह से डिस्कस किया। आज हमने ये डिटेल में डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है कि न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है। देखें, न्यूक्लियर रिएक्शन है ये एक, जिसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस जिसको हम हैवी न्यूक्लियस या अनस्टेबल न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, लाइक दैट ऑफ यूरेनियम। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स का डिस्कस किया था कि वो न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, 83 या 84 हो, 84 हम ले लेते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 84 से ज़्यादा होता है, वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होते हैं डियर स्टूडेंट्स? अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस में मेरी ये बात समझ सकते हैं। जैसे यूरेनियम का अगर हम एटॉमिक मास देखें तो वो 238 और इसका एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो वो 92 होता है। So this atomic number and atomic mass is very huge and that's why this atom is very unstable. So एक ऐसा न्यूक्लियस जो कि बड़ा अनस्टेबल हो, हैवी न्यूक्लियस हो, वो अगर दो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाए तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं, इस तरह के रिएक्शंस को न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जब वो जो दो न्यूक्लियस, जो नए दो न्यूक्लियस बनते हैं ना, सो इंटू टू न्यूक्लियर ऑफ रफली इक्वल साइज, उनका जो साइज होता है वो इक्वली होता है। ठीक है, अलोंग विद द इमिशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रिएक्शन। और जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं तो इसके अंदर से एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। सो एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूट कर, अब वो कैसे टूटता है, क्यों टूटता है, वो आगे जाकर हमने डिस्कस करना है। एक बड़ा सा न्यूक्लियस, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाए, दो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। सेकेंड, ये मोस्ट ऑफ द फिजन आर बाइनरी। ठीक है, 4 आउट ऑफ 1000 फिजन्स आर टेर्नरी। मतलब ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये होता है कि जब एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूटता है तो आमतौर पर उसके टूटने की वजह से जो न्यूक्लियस, दूसरे न्यूक्लियस बनते हैं वो ज़्यादातर दो न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है, हमें ये देखने में आया है कि भाई अगर 1000 न्यूक्लियर फिजन हो रहे हैं तो 1000 में से सिर्फ 4 न्यूक्लियर फिजन ऐसे होंगे जिनमें से बड़ा न्यूक्लियस टूटकर 3 नए न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो रहा हो। तो अगर वो बड़ा न्यूक्लियस टूटकर 3 नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह के न्यूक्लियर फिजन को टर्नरी फिजन कहा जाता है। वैसे तो आमतौर पर 99.3% जो न्यूक्लियर फिजन होते हैं वो बाइनरी होते हैं। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि व्हाट इज मीन बाय बाइनरी एंड टर्नरी न्यूक्लियर फिजन, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब बड़ा न्यूक्लियस टूटता है, डीके होता है, डिकम्पोज होता है, सो डियर स्टूडेंट्स वो डिकम्पोज होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दो न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट होता है। अगर 3 के अंदर हो तो वो टर्नरी, अगर 2 में हो तो वो बाइनरी। ठीक है, अच्छा, ये जो न्यूक्लियर फिजन होता है ये एक स्पॉन्टेनियस फिजन होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जो कि खुद ब खुद हो रहा हो। इसको हल्का फुल्का आपने
पीछे से एनर्जी किसी भी तरीके से देनी पड़ती है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस फिजन को हम रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, और अगर आप कह रहे हैं तो उसमें कोई शुभ या गलत बात नहीं है, ये एक रेडियो एक्टिविटी भी है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, जब न्यूक्लियर फिजन होता है ना तो बड़े अमाउंट के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशंस भी निकलती हैं। और हमने लास्ट अल्फा डीके बीटा डीके में यही तो पढ़ा था कि जब बड़ा सा न्यूक्लियस टूटे और टूटने के बाद उसमें से जो रेडिएशंस निकले, तो इस तरह के प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और सेम यही कहानी आपके इस न्यूक्लियर फिजन में भी होती है। ठीक है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस फिजन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एक ऐसा फिजन होता है जिसको हमने हल्का सा कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर रिएक्शन आगे कंटिन्यू होता रहे। वो एनर्जी किस सूरत में प्रोवाइड करनी पड़ती है? वो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है या तो इंड्यूस्ड बाय सम सोर्स। वो सोर्सेज क्या होती हैं? या तो भाई आपके पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के पास जाके ना स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आपने हिट कर देना है। कौन सा न्यूट्रॉन हिट कर देना है? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट कर देना है। अच्छा, ये बड़ा मजे की बात है, इसमें क्वेश्चन किया जाता है कि भाई इतना बड़ा न्यूक्लियस यूरेनियम आपके सामने है, और यूरेनियम को जो है ना आप एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन देकर अगर आप कोलाइड करवाते हो, कोलिजन करवाते हो, तो क्या ये स्पॉन्टेनियस फिजन स्टार्ट हो जाएगा? तो उसका जवाब है स्पॉन्टेनियस फिजन या न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट ही तब होता है जब हम सिर्फ और सिर्फ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उस बड़े से न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करवाते हैं। अच्छा, सवाल ये आता है कि सर अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हम उस बड़े से न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करवाएं तो क्या होगा? तो उसका जवाब हम आगे देते हैं। सो स्पॉन्टेनियस फिजन या न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट करवाने के लिए हमें सोर्सेस की जरूरत पड़ती है, और वो सोर्सेस न्यूट्रॉन भी हो सकता है, अल्फा बीटा, या किसी भी अमाउंट में हम एनर्जी उस न्यूक्लियस को प्रोवाइड करें। देखें, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि आपने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन लिया, बड़े से न्यूक्लियस के साथ जाके कोलाइड करवाया, एज अ रिजल्टेंट क्या बनता है? दो न्यूक्लियस बनते हैं, और इन दो न्यूक्लियस के साथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलती है। अच्छा, इसमें हम एक प्रोसेस ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यूरेनियम लिया, यूरेनियम में हमने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इस यूरेनियम या बड़े से न्यूक्लियस के साथ जाकर हीट करवाया, एज अ रिजल्टेंट हमें दो न्यूक्लियस मिलते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि जब यूरेनियम 235, अब देखें यहाँ पर हम यूरेनियम का ना आइसोटोप ले रहे हैं, और वह है यूरेनियम 235। क्योंकि यूरेनियम जो 235 होता है ना, ये बड़ा ही अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है 238 से भी, तो इसलिए हम यहाँ पे 235 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो यूरेनियम 235 जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, उस पर अगर आप स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, जिसको दूसरी लैंग्वेज में थर्मल न्यूट्रॉन भी कहा जाता है, और जिसके पास एनर्जी होती है ज़्यादा से ज़्यादा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 0.0025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स कि कितनी कम अमाउंट के अंदर एनर्जी इसके अंदर मौजूद है। अब इतनी कम अमाउंट के अंदर एनर्जी के साथ जब ये इस न्यूक्लियस में, मतलब यूरेनियम 235 एटॉमिक नंबर 92 में जाकर हिट होता है, तो ये न्यूट्रॉन है ना इस न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल पाता। अगर आप फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस पे हिट करेंगे तो हो सकता है कि वो न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस में पेनिट्रेट होने के बाद आगे से बाहर निकल जाए। लेकिन ये जो यूरेनियम होता है, इस न्यूट्रॉन को, कौन से न्यूट्रॉन को? जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये न्यूट्रॉन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये न्यूक्लियस और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। जब ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है तो ये डीके हो जाता है दूसरे दो छोटे न्यूक्लियस के अंदर। ज़्यादातर देखा ये गया है कि जब यूरेनियम 235 और एटॉमिक नंबर 92 स्प्लिट आउट होता है तो ज़्यादातर दो न्यूक्लियस के अंदर स्प्लिट आउट होता है, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन के अंदर। जब यूरेनियम 235 स्प्लिट आउट होता है तो एक बात याद रखना, जब न्यूक्लियर फिजन हो रहा होता है यूरेनियम 235 का, तो इसके साथ साथ जब ये दो छोटे न्यूक्लियस बनते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ साथ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलती है, और 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हुए देखे गए हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। एक बड़ा सा न्यूक्लियस जिसको आप एनर्जी प्रोवाइड करो, कोई भी सोर्स हो, वो कन्वर्ट हो जाए दो लाइटर न्यूक्लियस में, जैसे कि यूरेनियम 235 बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हुआ, साथ साथ 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हो, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहे हो। इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। और आपको मैंने बताया कि जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है डियर स्टूडेंट्स, उसे हम थर्मल न्यूट्रॉन भी कहते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन ऐसा न्यूट्रॉन जिसके पास एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो, 0.0025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यहाँ पर मैंने कुछ और दूसरे रिएक्शंस पे लिखे हुए हैं डियर स्टूडेंट्स। वो दूसरे जो रिएक्शन है वो समझ लें कि 99.9% जब यूरेनियम 235 डिके होता है तो हमें 2 लाइटर न्यूक्लियस मिलते हैं, और वो जो 2 लाइटर न्यूक्लियस होते हैं वो बेरियम और क्रिप्टॉन है। अब 0.1% ये भी देखा गया है कि जब यूरेनियम 235 जिसको हमने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जाके हीट किया, जब यूरेनियम न्यूट्रॉन हिट किया तो लाइटर न्यूक्लियस हमें जीनोन भी मिले हैं, स्ट्रोंटियम भी मिला, ठीक है। जीनोन और स्ट्रोंटियम के साथ हमें 2 न्यूट्रॉन मिले, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिले। अच्छा, अब आपने ये ना यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी देखना है, वो चेंज होंगे। यूरेनियम जब 235 डिके हुआ, हमने सोर्स का इस्तेमाल किया, न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया, तो हमें 10 और आपके पास MO 141 और 42 एटॉमिक नंबर पे ये जो एलिमेंट होता है ये मिला, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमें क्या मिला? 3 न्यूट्रॉन मिले। तो बीच में हमें 2 न्यूट्रॉन, यहाँ पर हमें 3 न्यूट्रॉन। तो ये पूरा एक एवरेज लगाया गया कि जब यूरेनियम 235 का डीके होता है तो उस डीके के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 न्यूट्रॉन आर रिलीज पर फिजन। ये बात याद रखना कि यूरेनियम 235 का जब भी न्यूक्लियर फिजन हो रहा हो तो आपको कितने न्यूट्रॉन मिल रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। 2.5 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज पर फिजन, ये एक एवरेज ले लिया गया, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है कि व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर फिजन। अब हम आगे चलते हैं। अब ये ग्राफ बड़ा बुक के अंदर पूछा जाता है और उस ग्राफ को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ है बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, ठीक है। ये जो एक्सिस है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस पे हमने रखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये जो आपका एक्स एक्सिस है इसके ऊपर हमने रखा हुआ है मास नंबर को। आप ऐसे जा रहे हैं, मास नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज, ठीक है। और आप इस तरह से जा रहे हैं, जो बाइंडिंग एनर्जी हो रही है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है कि मास नंबर फर्ज करें यहाँ पे 1, बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, मतलब 0 है। अब आगे जाते जाएं, मास नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, एक हद तक आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज हुई। आगे जाने के बाद मास नंबर इंक्रीज हुए, इंक्रीज होने के बाद अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये लो हो रही है। तो इसके बाद ये हमें देखा गया कि भाई कुछ एवरेज न्यूक्लियस होते हैं जिनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। फिर जब बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है तो हमें एंड में, जैसे कि 92 है ना यूरेनियम, तो मास नंबर हमारे पास क्या है? 238 है, ठीक है, 238। तो यूरेनियम लाजमी सी बात है कुछ इसी जगह पर हमें मिलेगा। तो हमने देखा कि जो यूरेनियम हमें मिला, यूरेनियम हमें वहाँ पर मिला जहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा कम थी। अब क्लियर हो गया कि ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि भाई बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? जो न्यूक्लियस को बनाए। अब न्यूक्लियस को बनाने वाली एनर्जी ही इस न्यूक्लियस के अंदर कम है, तो लाजमी सी बात है ये डीके तो होना ही है, और इसीलिए इसको स्पॉन्टेनियस फिजन भी कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब हल्का सा उसको पुश कर दो, फिर ये प्रोसेस आगे खुद चलता जाएगा। खुद इसलिए चलता है भाई क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अब कम बाइंडिंग एनर्जी होने की वजह से ये जल्दी डीके भी हो जाता है। जब ये डीके होता है तो ये इससे लाइटर न्यूक्लियस बनते हैं। वो लाइटर न्यूक्लियस किस रीजन के अंदर होते हैं? स्टेबल रीजन के अंदर होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये ग्राफ इस चीज़ को शो करता है। यूरेनियम के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये ग्राफ ये शो करता है कि एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। अब आप देख सकते हो कि ये जो न्यूक्लियस था जो कि डीके हुआ है उसे पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस बने हैं उसे डॉटर न्यूक्लियस कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डॉटर न्यूक्लियस हैं, इन डॉटर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी इस पेरेंट न्यूक्लियस से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो डॉटर न्यूक्लियस हैं वो स्टेबल कंडीशन के अंदर कुछ कुछ आ गए हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के अंदर हमेशा इन्वर्सली रिलेशन होता है। जिससे कि बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है तो लाजमी सी बात है मास नंबर कम होगा, मास नंबर ज़्यादा होगा तो बाइंडिंग एनर्जी उसकी कम होगी।
तो बाइंडिंग एनर्जी, हमने कंक्लूजन जो निकाला इस ग्राफ से वो ये निकला कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो एटॉमिक मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब हम ये सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो थी न्यूक्लियर फिजन की, उस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम इनकी एनर्जीज का किस तरह से पता लगा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने सीखना है कि हाउ वी कैन या हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी इन फिजन। आपके सामने ना ये केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, और वो केमिकल इक्वेशन क्या है कि यूरेनियम 235 है, उसमें आपने एक जोर से मतलब बड़े गुस्से के अंदर न्यूट्रॉन को लेकर हिट किया, कोलाइड करवाया। एज अ रिजल्टेंट हमें क्रिप्टॉन बेरियम मिला और 3 न्यूट्रॉन और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली। आज हम यही एनर्जी निकालने वाले हैं कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस तरह से निकाली जाती है। एनर्जी का फॉर्मूला आइंस्टाइन इक्वेशन से डेल ई इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर। अच्छा, ये यूरेनियम पर न्यूक्लियन जो एनर्जी होती है, मतलब इस यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और अच्छा, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये वो एनर्जी है जो कि यूरेनियम के एक न्यूक्लियस को, समझ में आ रही है, यूरेनियम के एक एटम को। अब यूरेनियम क्या आपने फर्ज करिए ये पूरा प्लेन है, पूरा यूरेनियम का बना हुआ है, आपने इसमें से एक एटम लिया, उस एक एटम को बनाने के लिए जो एनर्जी है रिक्वायर्ड है, उस एटम को जोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी तरह से आपके पास है ना बेरियम और क्रिप्टॉन है। सो बेरियम और क्रिप्टॉन के एटम के एक एटम को, मतलब बेरियम और क्रिप्टॉन के एक एटम को बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए कुछ कैलकुलेशन मैंने की हुई है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। पेरेंट न्यूक्लियस मतलब यूरेनियम 235 इंटू 7.7, इनको मल्टीप्लाई किया 1809 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। फॉर डॉटर न्यूक्लियस क्रिप्टॉन के लिए, क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास 141, सो 141 पुट किया, सी स्क्वायर मीन्स की एनर्जी, सो इंटू 8.5 इज इक्वल टू 1198 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। ठीक है, अच्छा जी, E इज इक्वल टू एम 92 इंटू 8.5, सो 92 को मल्टीप्लाई किया 8.5 से, क्या आंसर आया 782 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इन दोनों की एनर्जीज को हमने सम किया 1980 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये टोटल एनर्जी आ गई है ये रिएक्टेंट साइड की। सो रिएक्टेंट साइड की एनर्जी को प्रोडक्ट वाली में से माइनस कर दो। रिएक्टेंट में से हमने प्रोडक्ट माइनस किया तो 171 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको तकरीबन लिया जाता है 215 भी लिखा गया, 200 और 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा गया। अब आप सोचो यार कि यूरेनियम का एक एटम फट रहा है, यूरेनियम का एक एटम का न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। अब यूरेनियम के एटम की न्यूक्लियस का न्यूक्लियर फिजन होने की वजह से हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही है। आप कंसीडर तो करो कि कितनी ह्यूज अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। मतलब यूरेनियम के आपने पूरा एक पेन है, इस पेन में से हमने एक एटम निकाला, उस एटम का जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर फिजन होगा, तो उस न्यूक्लियर फिजन के दौरान 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही होगी। ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, जब न्यूक्लियर फिजन होता है, जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, तो एक बात याद रखना कि जो आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड होता है, इन दोनों का मास इक्वल नहीं होता। कुछ मास जो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर, और ये अप्रोक्सीमेशन ली गई है कि वो जो मास कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर वो कितना होता है न्यूक्लियर फिजन। किसके न्यूक्लियर फिजन के दौरान? यूरेनियम 235 के न्यूक्लियर फिजन के दौरान जो मास डिसअपियर होता है वो 0.1% होता है। ठीक है, mass disappear during this reaction and the daughter's nucleus are not stable even they emit radioactive radiations। अच्छा भाई, अभी भी आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये कुछ अक्सर कंडीशन ऐसी होती हैं कि ये जो डॉटर न्यूक्लियस होते हैं जैसे क्रिप्टॉन और बेरियम है, ये अभी भी कंडीशन स्टेबल कंडीशन के अंदर नहीं आते हैं। और जब ये स्टेबल कंडीशन में डिके होने के बाद या न्यूक्लियर फिजन होने के बाद नहीं आते हैं, तो ये तब भी क्या कर रहे होते हैं? अपने अंदर से एनर्जी को इमिट आउट कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन को चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। व्हाट इज मीन बाय चेन रिएक्शन? देखें, अब आपने क्या किया कि जब न्यूट्रॉन लिया, न्यूट्रॉन लेने के बाद
फर्ज करें एक पेन है, ठीक है, ये यूरेनियम का बना हुआ, यहाँ पे मैंने न्यूट्रॉन लिया, धम करके इसको मारा। अब जब न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के एक न्यूक्लियस के साथ जाके हिट होगा तो ये जो यूरेनियम होता है इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। फिर वो जो एक न्यूट्रॉन होता है वो अगले एक एटम के साथ, अगले एटम की न्यूक्लियस के साथ जाके हिट होता है। जो अगले एटम की न्यूक्लियस, मतलब अगले एटम का न्यूक्लियस यूरेनियम ही होगा, यूरेनियम के साथ जाके हिट होगा तो उस एक यूरेनियम में से फिर 3 निकलेंगे। तो इस तरह से ये फिर इस एक में से 3, फिर इस एक में से 3, फिर इस एक में से 3, तो ये कहानी चलती रहती है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ये कहानी आपके पास, ये ज्योमेट्रिकल ऑर्डर इसके अंदर चलता रहता है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन कहलाता है। मतलब आपने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ एक न्यूट्रॉन लिया, एक न्यूट्रॉन लेने के बाद पूरे पेन के ऊपर जाके हिट करवा दिया। जब पेन के ऊपर जाके हिट करवाया तो लाजमी सी बात है पूरा पेन यूरेनियम एटम से मिलकर बना है। जो एटम है उसके अंदर यूरेनियम न्यूक्लियस मौजूद है, वो एक न्यूट्रॉन की वजह से इस पूरे न्यूक्लियस के अंदर से क्या निकलते रहेंगे, न्यूट्रॉन्स निकलते जाएंगे, वो 3 की शक्ल में निकलते जाएंगे। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसको हम देख रहे हो कि भाई इसके अंदर से जो अमाउंट में एनर्जी भी निकल रही है, न्यूट्रॉन्स भी निकल रहे हैं और एक चेन बनी हुई है, इस तरह की रिएक्शन को चेन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे न्यूट्रॉन बन रहे हैं, इतना ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकल रही है, टाइम तो लग रहा होगा। तो एक बात रखिएगा कि जो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन माइक्रो या मिली सेकेंड, ये जो रिएक्शन होता है ये सिर्फ माइक्रो या मिली सेकेंड के अंदर होता है, इसके अंदर कोई टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। चेन रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, दूसरा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है इसका मतलब ये जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है एटम बॉम्ब्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसमें से जो ना एनर्जी बड़ी निकलती है, इसमें से एनर्जी बड़ी ह्यूज अमाउंट के अंदर निकलती है। फर्ज करें कि आपके पास है ना 50 किलोग्राम यूरेनियम 235 मौजूद है, तो उसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज आउट होगी जब इसका न्यूक्लियर फिजन हम करवाएंगे, वो एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी 10⁻15 जूल के। और जब एटम बम ब्लास्ट किया जाता है तो एटम बम ब्लास्ट करने के बाद तकरीबन इतनी ही एनर्जी उसमें से निकलती है अगर वो 50 किलोग्राम यूरेनियम होगा तो। हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जापान में जब अमेरिका ने एटम बम ब्लास्ट किए थे, सो डियर स्टूडेंट्स वहाँ पर भी जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो इतनी ही थी और इसकी वजह से काफ़ी तबाही वहाँ पर हुई थी और आप लोगों को इसके बारे में इल्म भी होगा। दूसरा होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसको हम कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं, ये कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल खुद से नहीं होता है, कंट्रोल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर से। अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है वो भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर से इसको कंट्रोल किया जाता है और कंट्रोल करने के बाद इससे इसकी जो एनर्जी होती है उसको यूज किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एनर्जी निकालना आई होगी। अब हम चलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं और वो काम किस तरह से करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये न्यूक्लियर रिएक्टर नज़र आ रहा होगा और इस न्यूक्लियर रिएक्टर में पूरा एक सिस्टम बना हुआ है और आज मैं आपको ये सिस्टम समझाऊंगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या, ठीक है, और इसमें काम किस तरह से होता है। देखिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो पूरा एक डब्बा सा बना हुआ है ये एक रिएक्टर है, ये पंप, इसके अंदर हम डालते हैं प्रेशराइज्ड वाटर और ये हीट एक्सचेंज, ये वाटर हीट एक्सचेंज ट्यूब, ये वाटर ट्यूब, ये भी पंप, कंडेंसर, टरबाइन, हॉट स्टीम यहाँ से आती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बन गई है। वाह, कंग्रेचुलेशंस। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर यूरेनियम डाला जाता है। ये जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही हैं ये मॉडरेटर या फिर कंट्रोल रोड्स होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि ये आपको न्यूक्लियर रिएक्टर दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो रॉड है जो येलो कलर की और ब्राउन कलर की हैं ये कूलेंट्स हैं और मॉडरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये कूलेंट्स, मॉडरेटर क्या होता है और ये जो कंट्रोल रोड्स होती हैं ये क्या होती हैं हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें भरा जाता है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 भरने के बाद यहाँ पर लगाया जाता है पानी, ठीक है, जिसको हम प्रेशराइज्ड वाटर कहते हैं।
जिसको कूलेंट भी कहा जाता है। इस पंप के ज़रिए इसमें पानी आता है। पानी आने के बाद ये इसमें से होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन की जितनी भी एनर्जी होती है ये पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये पानी इन पाइप्स के अंदर पहुंचता है। जब ये पानी इन पाइप्स के अंदर पहुंच जाता है तो यहाँ पर आप ये बॉक्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बॉक्स होता है डियर स्टूडेंट्स, ये बॉक्स क्या करता है, ये बॉक्स में जो ये इस बॉक्स के अंदर भी पानी होता है। तो ये जो हॉट वाटर होता है, इस हॉट वाटर की तमाम एनर्जी ये कोल्ड वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये हॉट वाटर की तमाम एनर्जी ये कोल्ड वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये अगेन पंप तक पहुंचता है। यहाँ लगा हुआ होता है कंडेंसर। ये कंडेंसर हीट प्रोड्यूस करता है। ये कंडेंसर क्या करता है डियर स्टूडेंट, ये इस पानी को एज स्टीम इस्तेमाल करता है और ये हॉट स्टीम इस यहाँ तक जाती है। जब ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो लाजमी सी बात है इसके अंदर स्टीम होती है। ये स्टीम इस टरबाइन के पास जाती है। जब इस टरबाइन के पास जाती है तो ये क्या करते रहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये टरबाइन मूव करता है। ये टरबाइन जब मूव करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर इस टरबाइन की वजह से मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। अगेन ये जो जितनी भी गैस यहाँ पर जितनी भी स्टीम आती है ये टरबाइन से होती हुई कंडेंसर के पास जाती है। और यहाँ कंडेंसर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये कंडेंसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हॉट स्टीम को कन्वर्ट कर देती है वाटर के अंदर और अगेन ये वाटर बनकर इस बॉक्स के अंदर आ जाता है और ये पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर आपका इस तरह से काम करता है और इस तरह से हम न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिससे कि फ्यूल रोड होती है। सो फ्यूल रोड का मतलब ये होता है कि यूरेनियम हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। यूरेनियम कौन सा, 235 क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये फिजिबल होता है। फिजिबल क्या होता है, नॉन फिजिबल क्या होता है, भी हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी तकरीबन इसके पास कितनी रिलीज होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर स्लोज डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन टू थर्मल एनर्जी सो दैट दे कैन कॉज फ्यूजन, ठीक है। मॉडरेटर क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो करता है। जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन स्लो हो जाता है तो ये न्यूट्रॉन किसके साथ जाके हिट होता है, यूरेनियम के साथ, और यूरेनियम के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अच्छा, इस मॉडरेटर के लिए हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वाटर है, हैवी वाटर है, ग्रेफाइट है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल रोड भी लिखा है। असल में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब न्यूक्लियर फिजन होता है डियर स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियर फिजन के दौरान न्यूट्रॉन्स निकल रहे होते हैं 3-3 करके, ठीक है। सो कंट्रोल लोड किसकी बनी हुई होती है, बोरॉन की, कैडमियम की। सो ये जो बोरॉन कैडमियम एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। तो ये 3 निकलने वाले न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि 2 को एब्जॉर्ब कर लिया, 1 को आगे जाने दिया, 1 को एब्जॉर्ब कर लिया, 2 को आगे जाने दिया। तो इस तरह से इसमें से जो निकलने वाली एनर्जी होती है वो एक कंट्रोल्ड अमाउंट में होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे कंट्रोल लोड का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, कूलेंट्स होता है। कूलेंट मतलब वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर है, लिक्विड सोडियम। हम ये कूलेंट इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हीट है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो सके और उसको हम एज ए स्टीम आगे पहुंचा सकें। और कॉन्टेनमेंट का मतलब ये होता है कि जो पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, इसके इर्द गिर्द बनाई जाती है लीड की या स्टील की दीवारें, ताकि इसमें से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशंस को हम रोक सकें। अब हम आगे चलते हैं कि जब न्यूक्लियर फिजन हो रहा होता है तो इस दौरान क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो मुश्किलात आती है वो ये आती है कि फ़र्ज़ करो कि आपके पास है ना 1000 किलो यूरेनियम 238 और एटॉमिक नंबर 92 मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है फिर जी स्टूडेंट्स, के अंदर मसला ये होता है कि आप अगर 1000 किलोग्राम यूरेनियम 238 लेते हो तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 किलोग्राम यूरेनियम 235 आपको मिलता है। मतलब ये नेचुरली जो यूरेनियम 238 हमें मिलता है, इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो यूरेनियम 235 ही होता है। अच्छा, यूरेनियम 235 ही क्यों ज़रूरी है या ये सूटेबल है, इससे हम न्यूक्लियर फिजन सिर्फ इसी से ही क्यों कर सकते हैं, ऐसी क्या वजूहत हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी वजूहत हमारे पास इस तरह से है कि इसमें हमने क्या किया कि थर्मल एक न्यूट्रॉन लिया और थर्मल न्यूट्रॉन लेने के बाद इसके साथ हिट करवाया। अब इसमें से जो निकलेंगे न्यूट्रॉन वो अगले न्यूक्लियस के साथ जाके हिट होंगे। इसमें से जो न्यूट्रॉन निकलेंगे फिर वो अगले यूरेनियम मतलब न्यूक्लियस के साथ जाके हिट होंगे। इसमें से 3 निकलेंगे, फिर हर एक में से 3 निकलेंगे। तो ये एक रिएक्शन चलता रहता है और हमें एनर्जी भी ज़्यादा नहीं चाहिए होती न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें यूरेनियम 238 की, तो यूरेनियम 238
को डिके करवाने के लिए हमें कम से कम जो न्यूट्रॉन की एनर्जी चाहिए होती है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होती है। ठीक है, ये बड़ी ह्यूज अमाउंट के अंदर एनर्जी है। मतलब अब हमें यूरेनियम 238 अगर इस्तेमाल करना है तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इस्तेमाल करना है। दूसरा मसला डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि अब हमने चलो ठीक है, हमने 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस न्यूट्रॉन को दी और देने के बाद कहा कि भाई इसके साथ जाके हिट हो जाओ। तो ये जब इसके साथ जाके हिट होता है डियर स्टूडेंट्स, तो जो भी आपका निकलने वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, स्लो डाउन होते हैं। उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। किसकी वजह से होती है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से होती है। इन इलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से इन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी जब स्लो होती है तो ये यूरेनियम क्या करते हैं, अपने अंदर इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आगे ये रिएक्शन हो नहीं पाता। ठीक है, तो इसलिए हम यूरेनियम 238 का इस्तेमाल भी नहीं करते। और ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें हम थर्मल न्यूट्रॉन का इस्तेमाल ना करते हों, उस तरह के रिएक्शन को नॉन फिजिबल कहा जाता है। इस तरह के न्यूक्लियस को नॉन फिजिबल न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, यूरेनियम 238 का हम इस्तेमाल करते हैं, एक रिएक्टर आता है, उस रिएक्टर को हम बोलते हैं ब्राइडर रिएक्टर। तो ब्रीडर रिएक्टर के अंदर हम यूरेनियम 238 का इस्तेमाल कर भी लेते हैं, लेकिन बड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं इसको इस्तेमाल करने में। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, वह है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन ये है कि आपके पास दो लाइटर न्यूक्लियस हों और दो लाइटर न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा सा हैवी न्यूक्लियस बना ले। इस तरह के प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। जिससे कि H2, ठीक है, 1 + H2 1, और इससे हमें मिलता है H4 और 2। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियस मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बना, इस तरह के प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। अच्छा देखो, ये जो है ना सेम एटम के सेम एलिमेंट के एटम है, सेम एलिमेंट के एटम्स है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, के अंदर क्या होता है कि ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, इन दोनों को जब हम करीब लाएंगे तो लाजमी सी बात है इन दोनों के दरमियान में एक फोर्स होगी जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। इसके अंदर हमें प्रॉब्लम ये होती है कि इन दोनों को करीब लाने के लिए, मतलब इन दोनों को फ्यूज करने के लिए, मिलाने के लिए, दो लाइटर न्यूक्लियस को मिलाने के लिए हमें बड़ी एनर्जी चाहिए होती है। और वो जो एनर्जी होती है वो आमतौर पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आमतौर पे हमारे एनवायरनमेंट में वो इस्तेमाल नहीं हो पाती है, इसलिए हम न्यूक्लियर फ्यूजन की ज़्यादा डिटेल के अंदर बात भी नहीं करते हैं। लेकिन वो जो एनर्जी है वो सिर्फ कहाँ होती है, ये जो प्रोसेस होता है जो मैंने लिखा है ऊपर, ये होता है सन के अंदर। ठीक है, रोजाना हर सेकंड में 658 मिलियन टन्स हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है 653 मिलियन टन्स हीलियम में। बाकी जो आपके पास कितनी बची, 5 मिलियन टन, वो कहाँ जाती है, उससे हमारी बनती है हीट और लाइट। सन के अंदर जो क्रिएट होती है ना, वो हीट और लाइट बनती है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन और हल्का सा न्यूक्लियर फ्यूजन आपको समझ में आया होगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।